सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। आज के वीडियो में मैं एक स्पेशल टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं और यह टॉपिक है रेलवे का निजीकरण। इस टॉपिक को लेकर कई प्रकार की भ्रांतियां हैं और हमारे आपके दिमाग में इसको लेकर कई प्रकार के सवाल और प्रश्न हैं। इन्हीं सवालों और प्रश्नों का उत्तर खोजने का प्रयास इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे और मेरा प्रयास होगा कि जैसे ही टॉपिक कंप्लीट हो, इसको लेकर जितनी भी भ्रांतियां हो सकती हैं उनका समाधान हो चुका हो। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं इसके बैकग्राउंड पर। दरअसल रेलवे का बैकग्राउंड ही यह बताएगा कि आखिर रेलवे के निजीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी और क्या रेलवे का निजीकरण ही एकमात्र विकल्प है या फिर कुछ और विकल्प थे। तो साथ ही साथ आखिर रेलवे के निजीकरण का विरोध क्यों हो रहा, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बैकग्राउंड। 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली पैसेंजर ट्रेन मुंबई से ठाणे के बीच चली थी और यहीं से पैसेंजर ट्रेन का व्यावसायिक सफर प्रारंभ होता है। व्यावसायिक सफर का मतलब होता है जब पैसेंजर ट्रेवल करेंगे तो उनसे कुछ आय प्राप्त होगी। यह कॉन्सेप्ट जोड़ता है 1853 के इसी सफर के बाद से। क्योंकि ये जो पूरा दौर है इस समय हमारे ऊपर अर्थात भारत के ऊपर एक सत्ता काबिज है और वह है ब्रिटिश गवर्नमेंट। स्वाभाविक है ब्रिटिश गवर्नमेंट और ईस्ट इंडिया कंपनी अपने हिसाब से फैसले लेंगे और रेलवे का नेटवर्क वो अपने हिसाब से फैलाएंगे। इसी कारण आपने देखा होगा कि कई जगहों पर रेलवे का विकास उन्होंने जानबूझकर पहले किया और कुछ जगहों को विकास उन्होंने कभी भी नहीं किया। समय आगे बढ़ा और 1853 के बाद समय आया वर्ष 1900 का और 1900 में भारतीय रेलवे को तत्कालीन सरकार के अधीन ला दिया गया, अर्थात जो यहाँ पर सत्ता थी ब्रिटिश गवर्नमेंट उसके अधीन ही आ गया। आगे समय बढ़ा, वर्ष 1925 में आया और मुंबई से कुर्ला के बीच देश की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाई गई। समय ध्यान दीजिएगा 1925 अर्थात लगभग 95 वर्ष पहले की यह बात है जब हमने इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन चलाई। समय आगे बढ़ा, 1936 का आया और यात्री डिब्बों को हमने एसी वाले डिब्बों में कन्वर्ट करना कुछ चालू किया और यहीं से जो एसी वाले डिब्बे हैं वह अस्तित्व में आने प्रारंभ हुए। उसके बाद हमें आज़ादी प्राप्त हुई और जब हमें आज़ादी मिली तो उस समय जो ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो रेलवे का नेटवर्क बिछाया था वो काफ़ी पुराना था और साथ ही साथ बहुत ही पिछड़ा हुआ था। लेकिन हमें क्या हुआ कि इस दौर में जो मिलना था वह यह था कि पुराना रेल नेटवर्क हमें विरासत में मिला, वो भी पूरा नहीं मिला क्योंकि हमें कुल नेटवर्क का 60% अर्थात 60% प्राप्त हुआ और 40% हिस्सा नेटवर्क जो है कि पाकिस्तान में चला गया। समय आगे बढ़ा तो हमने क्या किया, 1947 के बाद ज़रूरत थी इसके राष्ट्रीयकरण की तो हमने वर्ष 1950 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया। वर्ष 1952 में अर्थात राष्ट्रीयकरण के 2 वर्ष बाद हमने जोन के हिसाब से रेलवे के सिस्टम को विकसित करने का प्रयास किया और हमने 1952 में 6 जोनल सिस्टम के साथ इस जोन वाले सिस्टम को आगे बढ़ाया, जिनकी संख्या वर्तमान समय धीरे धीरे रेलवे ने देश के विकास को अपने पहियों पर ढोते हुए खुद को भी आगे बढ़ाया, अर्थात देश की आवश्यकता को समझते हुए रेलवे ने अपनी जिम्मेदारी समझी और उस चीज़ को लेकर वह आगे बढ़ा। 1974 में एक दौर आता है जब रेलवे जो है कि 20 दिन का हड़ताल करता है, अर्थात रेलवे में 20 दिन की जो हड़ताल 1974 में हुई थी यह रेलवे के इतिहास की सबसे बड़ी हड़ताल मानी जाती है। इसके बाद कोई भी इतनी बड़ी हड़ताल नहीं हुई। बहुत छिटपुट रूप में हड़ताल हुई लेकिन सामूहिक रूप से जैसा कि 1974 में हुआ था उसके बाद नहीं बढ़ा। धीरे धीरे समय आगे बढ़ा और समय आया वर्ष 2004 का और हमने क्या किया, इंटरनेट के माध्यम से जो रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है उसको अप्लाई किया और वर्ष 2007 में देश भर में टेलीफोन नंबर जो 139 है इस पर हम जो पूछताछ करते हैं कॉल करके, इसका प्रारंभ किया गया। एक चीज़ समझिए इस पूरे बैकग्राउंड में कि जब जब कोई भी इनोवेशन आया, नया आइडिया विश्व में आया, भारत की रेलवे ने उसको अपनाया और उसी
उसी हिसाब से अपने आप को ढालने का जो है कि प्रक्रिया प्रारंभ की। चाहे एसी ट्रेन के कोचों का निर्माण हो, चाहे फिर इंटरनेट के माध्यम से रिजर्वेशन सिस्टम हो, या फिर फोन के द्वारा पूछताछ करने की व्यवस्था, सब उसी प्रक्रिया के क्या थे, भाग थे। धीरे धीरे रेलवे ने पूरा अपना एक जाल बिछाया और इस समय भारतीय रेलवे 13,000 से अधिक ट्रेनों का परिचालन करती है। समय ध्यान दीजिएगा, कितने हजार ट्रेन, 13,000 से अधिक ट्रेनों का परिचालन करती है। इसके यहाँ पे लगभग 1.3 मिलियन कर्मचारी, 1 मिलियन में 10 लाख लोग होते हैं, तो यहाँ पे लगभग 13 लाख लोग कर्मचारी अपनी जो है कि सेवाएं देते हैं। और इन सेवाओं की बदौलत ही है कि हमारे यहाँ लगभग 2.5 करोड़ लोग एक स्थान से दूसरे स्थान प्रतिदिन ट्रेवल करते हैं। सामान्य दिनों में, हम कोरोना वायरस का दौर इसमें डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अर्थात अगर सामान्य काल है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कई देश ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या भी उतनी नहीं होगी, लेकिन उससे ज़्यादा जनसंख्या हमारे यहाँ ट्रेनों में डेली सफ़र करता। और ये सब किसके माध्यम से होता है? रेलवे के माध्यम से होता है। वर्तमान समय में भारतीय रेलवे का नेटवर्क अमेरिका, रूस और चीन के बाद विश्व का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। भारतीय रेलवे दुनिया का संभवतः सबसे सस्ता नेटवर्क है, जो लगभग 10 पैसे प्रति किलोमीटर की दर पर किराया वसूलता है। ध्यान दीजिएगा, आप कहेंगे हम 50 किलोमीटर जाते हैं तो ज़्यादा टिकट लगता है। ये तब का है जो मैक्सिमम दूरी, आपने देखा होगा जब दूरी ज़्यादा होती है तो किराया कम होता है, तो उसके हिसाब से ही बताएगा। यही कारण है कि जब यह 10 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से चार्ज करते हैं तो इनको आय क्या होगी? प्राप्त कम होगी। लेकिन जब आय कम प्राप्त होगी तो इससे क्या होगा? इनको घाटा होगा। लेकिन दूसरी तरफ समझिए कि जो लोग हैं जिनके पास आने जाने के लिए सिर्फ ट्रेन ही एक विकल्प है, अगर वही किराया बढ़ा देगी तो क्या वह कैसे अपना ट्रेवल करेंगे? यह जरूर है कि जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी तो कुछ बेच के, कुछ करके ऐसा ट्रेवल कर भी पाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं एक गैप बनेगा। और यह गैप क्या बनेगा कि जिनके पास पैसा है वह ट्रेवल कर सकते हैं। लेकिन इसी चीज़ को, इसी खाई को बढ़ने से रोकने के लिए रेलवे ने क्या कर रखा है कि जो सामान्य कोच होते हैं, जनरल बोगी वाले कोच होते हैं, उनको भी बना रखा। हाँ, ये समय समय पर बात जरूर आती है कि आखिर इन कोचेस की संख्या क्यों नहीं बढ़ा दी जाती। इसका पीछे का कारण ये है चूंकि जो जनरल बोगी के डिब्बे होते हैं उनसे बहुत कम आमदनी प्राप्त होती है और उनसे जितना खर्चा होता है कई बार वो भी नहीं निकल पाता है। कुल मिलाकर अभी क्या है कि हमने ये समझा कि जो किराए की रेट है रेलवे की, वो काफ़ी कम है। वैश्विक रूप से अगर तुलना करें अमेरिका वगैरह अन्य देशों से, उससे तो बहुत ही कई 100 गुना जो है कि अंतर आपको दिखाई देगा। भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क में शामिल होता है और इसकी जो पहचान है न सिर्फ एक बड़े नेटवर्क वाले रेलवे सिस्टम के रूप में है, बल्कि एक थोड़ा सा खराब पहचान भी इसके साथ जुड़ी हुई है, और वह है कम सुविधा वाले रेल नेटवर्क के रूप में। अर्थात कम सुविधा का मतलब यहाँ पे ट्रेनें काफ़ी लेट हो जाती हैं। हमारे यहाँ की जो ट्रेन का जो सिस्टम है वो बहुत वेल मेंटेन नहीं है। हमारे यहाँ ट्रेनों में सफाई, खाने की समस्या, पानी की समस्या, उनको जो है कि कहाँ पे रोका जाना, कहाँ नहीं रोका जाना है, या जो स्टेशन है वहाँ पर सुविधाओं को लेकर कई बार जो है कि ये बातें उठती रहती हैं जब हम वैश्विक रूप से इसकी तुलना करते हैं। हालांकि ट्रेनों के लेट होने की जो समस्या का एक समाधान 1 जुलाई 2020 अर्थात कुछ दिन पहले हुआ। रेलवे ने एक नया इतिहास इस दिन बनाया है। अर्थात कुछ दिन पहले इस दिन रेलवे ने लगभग 200 ट्रेनों का परिचालन किया और सभी ट्रेनें अपने निश्चित समय पर प्रारंभ हुई और निश्चित समय पर पहुंची। अर्थात जो लेट लतीफ़ी की समस्या थी उससे रेलवे क्या हुआ? उभर हुआ। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ट्रेनें हमारी कितनी चल रही थी? 200, और सामान्यतः हम ट्रेनें कितनी चलाते हैं? 13,000 से अधिक। तो कहीं ना कहीं लोगों का कहना, समीक्षकों का कहना है यह कोई अचीवमेंट नहीं है। अगर अचीवमेंट तब होता जब आप ट्रैक पर पहले से गाड़ियाँ दौड़ रही होती, पूरी दौड़ रही होती और सबको आप समय पर पहुँचाते। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव साइन है कि हम जो है कि ऑन टाइम ट्रेन की डिलीवरी करवा सकते हैं। भारतीय रेलवे की सुविधाओं का विस्तार करने के लिए लंबे समय से यह जरूरी समझा जा रहा था कि इसमें हम कुछ तकनीकी और पूंजीगत सुधार लाएं। तकनीकी का मतलब यह है कि जो पूरा टेक्नोलॉजी है, जो रेल सिस्टम है, चाहे दुर्घटना होने का हो या फिर जो है कि ट्रेनों की गति से संबंधित हो या फिर रेलवे के कोचेस से संबंधित हो, उसमें कुछ हम तकनीकी सुधार करें। या फिर जो है कि बहुत बड़ा जो है कि रेल नेटवर्क जो है, कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर अभी विद्युतीकरण का काम पूरा नहीं हो पाया। कई जगह
ऐसे हैं जहाँ पर जिस ट्रैक पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है वहाँ पे हमें एक नए विकल्प रास्ते की तलाश है। तो कई प्रकार की आवश्यकताएं थीं और इन आवश्यकताओं को समझने के लिए बार बार रेलवे के निजीकरण का विचार आता रहा है। अर्थात रेलवे का निजीकरण एक ऐसा विचार है जो बहुत लंबे समय से चल रहा है। निजीकरण का मतलब तब होता है जब हम किसी सरकारी क्षेत्र या सेवा या उद्योग को हम क्या करते हैं, सरकारी क्षेत्र से लेकर निजी हाथों में सौंप देते हैं। अर्थात जिसका संचालन अभी सरकार कर रही थी, अगर उसका स्वामित्व, उसका प्रबंधन, सभी चीजें निजी क्षेत्र को सौंप दी जाती हैं तो इसको निजीकरण कहा जाता है। वर्ष 2014 में रेलवे के लिए एक अतिरिक्त संसाधन जुटाने तथा रेलवे बोर्ड के पुनर्गठन हेतु विवेक देवराय समिति का गठन किया गया। ध्यान दीजिए समय कौन सा है, 2014 का। इस समिति ने वर्ष 2015 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट को समझ लीजिए, अपने आप चीजें काफी क्लियर हो जाएंगी। समिति ने क्या सिफारिशें की? समिति ने कहा कि ट्रेन संचालन को निजी क्षेत्र के लिए खोला जाए जिसमें माल और यात्री दोनों प्रकार की रेलगाड़ियां शामिल हैं। ध्यान दीजिए कौन कह रहा है, विवेक देवराय समिति ये कह रहे। दूसरा, इन्होंने कहा कि रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के लिए एक अलग कंपनी का निर्माण किया जाए जिसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना हो। तीसरा, इसने कहा कि रेलवे में निचले स्तर पर विकेंद्रीकरण की आवश्यकता है। अर्थात जो रेलवे का जो डिसीजन मेकिंग पावर है वह पूरी तरह से सेंट्रलाइज है और वह ऊपर से डिसीजन दिए जाते हैं जो कि वहाँ पे ग्रास रूट लेवल पर, छोटे स्तर पर पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता, इसलिए विकेंद्रीकरण की आवश्यकता बताई। ये भी कहा गया कि नई लाइनों के निर्माण में रेलवे को राज्य सरकारों के साथ मिलकर कार्य करना चाहिए। अर्थात ऐसा ना हो कि केंद्र सरकार सिर्फ फैसला ले ले कि हमें यहाँ से रेल नेटवर्क को गुजारना है और उसमें राज्यों का कोई हिस्सेदारी ना हो या फिर उनकी भागीदारी सुनिश्चित ना हो पाए। राज्यों को उनके साथ लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत बताई गई। साथ ही साथ कहा गया जो लेखांकन पद्धति है, अर्थात जो हमारा रेलवे का अकाउंटिंग पद्धति है, उसको दुरुस्त करके अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर हमें अकाउंटिंग करना चाहिए। अब क्या हुआ, यह जब बात आई तभी से कहा जा रहा था कि अब बहुत जल्दी ही रेलवे का निजीकरण कर दिया जाएगा, लेकिन कमेटी की रिपोर्ट आई है 2015 में। अक्टूबर 2019 में लखनऊ से दिल्ली के बीच तेजस एक्सप्रेस को चलाया गया। यह सार्वजनिक निजी भागीदारी, जिसको हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप या PPP के रूप में भी जानते हैं, PPP के तहत चलाई जाने वाली पहली ट्रेन थी। ध्यान दीजिए, यह पूरी तरह से प्राइवेट द्वारा चलाई गई ट्रेन नहीं थी। इसमें क्या है, सार्वजनिक निजी भागीदारी है, सरकार भी हिस्सेदार है और निजी क्षेत्र भी हिस्सेदार है। और ट्रेन कौन सी थी, तेजस। इसके जो परिचालन प्रारंभ होते समय ही यह कहा गया था कि रेलवे का यह जो PPP का मॉडल है जिसके तहत तेजस को चलाया जा रहा है, यदि यह मॉडल सफल होता है तो रेलवे में बड़े स्तर पर निजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। यह तेजस को चलाते समय ही कर दिया गया था। अब हुआ क्या कि तेजस को हमने चलाया और इसमें जो सुविधाएं लोगों को मिली वह सुविधाएं भी निजीकरण समर्थकों के लिए क्या होगा, एक आधार मिल गया कि हम रेलवे का निजीकरण आसानी से अब कर सकते हैं। क्या सुविधाएं मिली? ट्रेन का परिचालन करने के लिए निजी और सरकारी दोनों क्षेत्रों का सहयोग मिला। अर्थात इसमें रेलवे भी है और निजी क्षेत्र भी है। इसमें ट्रेन को काफ़ी साफ सुथरा रखा जाता है, जैसे कि आपने फोटो देखा होगा। जो इसमें अटेंडेंट होते हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, वो वेल एजुकेटेड होते हैं और साथ ही साथ हाईली रूप से उनको ट्रेन किया गया होता कि कैसे उनको जो है कि जो भी मुसाफिर है उनका ध्यान रखना। उसके बाद जो है कि अगर ट्रेन लेट होती है, जो भारतीय ट्रेन की एक पद्धति बन चुकी है, एक उस सिस्टम का भाग बन चुकी है। इसमें कहा गया कि ट्रेन 1 घंटे लेट होने पर 100 रुपये, 2 घंटे या उससे अधिक लेट होती है तो 250 रुपये आपको रिफंड दिया जाएगा। अर्थात इनसे वसूला जाएगा कि आपने अपनी फैसिलिटी सही से नहीं दी। इसके साथ ही साथ जो सफ़र करने वाले लोग हैं उनको 25 लाख रुपए का बीमा मिलेगा और यात्रा के दौरान अगर सामान चोरी हो जाता है तो 1 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया जाएगा। अब देखिए, जब इतनी कंडीशन लगाई गई और उसके बाद भी तेजस ने प्रॉफिट कमाया, अच्छा रन किया, स्वाभाविक है लोग अब कहेंगे कि हमें क्या कर देना चाहिए, निजीकरण कर दिया। हाल में क्या हुआ, रेल मंत्रालय ने निजीकरण की तरफ एक बड़ा कदम उठाते हुए ट्रेन सेवाओं के संचालन के लिए रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन, जिसको हम RFQ के नाम से भी जानते हैं, हिंदी में इसको अर्हता के लिए अनुरोध मांगा है। रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन का मतलब क्या है कि कौन
कौन कौन से ऐसे लोग हैं, कंपनियां हैं, संगठन हैं जो कि रेलवे के लिए, रेलवे के क्षेत्र में जो है कि परिचालन या उसकी जो है कि सर्विस को देना चाहते हैं, और क्या वह इस चीज़ के योग्य हैं या नहीं, वह अपना हमें क्या करते हैं, रिक्वेस्ट भेज सकते हैं कि हम ट्रेन चलाने के लिए क्वालिफाई। स्वाभाविक है इसमें बड़े बड़े नाम आएंगे, जैसे टाटा ग्रुप का नाम आएगा, इसमें बिरला ग्रुप का नाम आएगा, अडानी ग्रुप का नाम आएगा, जो है कि अंबानी परिवार का नाम आएगा। तो इन लोगों को अब क्या करना होगा, अपना जो है कि रिक्वेस्ट भेजना होगा, और रेलवे अपने मानकों के आधार पर यह देखेगा कि यह लोग, जो लोग भी इसमें शामिल होना चाहते हैं, इनके पास क्या योग्यता है, किस तरह से ट्रेनों को चलाएंगे, और फिर उसके बाद विचार किया जाएगा। और यह जो रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन है, इसके तहत जो लोग भी क्वालिफाई होंगे उसके तहत उन लोगों को जिम्मेदारी दी जाएगी, और कम से कम जो है कि 151 आधुनिक ट्रेनों की शुरुआत की जाएगी। और इस 151 आधुनिक ट्रेनों को चलाने के लिए 109 दोहरी रेल लाइनों को निजी क्षेत्र के परिचालन हेतु तैयार किया जाएगा। अर्थात जिन ट्रैक्स पर आज सिर्फ और सिर्फ भारतीय रेलवे की ट्रेनें दिखाई देती हैं, आने वाले समय में कुछ निजी क्षेत्र की ट्रेनें उस पर दौड़ती हुई आपको नजर आएंगे। अभी RFQ मांगा गया है, अर्थात रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन मांगा गया है, इसमें जो है कि इसके तहत कहा गया 151 ट्रेनों को परिचालन चलाने की अनुमति दी है। लेकिन देखिए, तेजस के बाद जब इतना बड़ा परिवर्तन आ रहा है, तो आने वाले समय में कहा जा सकता है कि निजीकरण की प्रक्रिया और तेज होगी। इस RFQ के बाद, अर्थात रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन के बाद, मार्च 2021 तक परियोजना के लिए बोली प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। बोली प्रक्रिया का मतलब है कि किस ट्रैक पर, रूट पर कौन व्यक्ति ट्रेन चलाएगा, इसको एक बोली प्रक्रिया के माध्यम से आवंटित किया जाएगा। और ये जो बोली प्रक्रिया है, यह लगभग 1 माह चलेगी। अप्रैल माह तक जो है कि इसको अंतिम रूप दे दिया जाएगा। और जब मार्च या अप्रैल 2021 तक इसको बोली प्रक्रिया को अंतिम रूप दे दिया जाएगा, का मतलब ये बता दिया जाएगा किसको बिड मिला है, किसको जीत हुई है, कौन जो है कि ट्रेनों का परिचालन करेगा। और इसके 2 वर्ष बाद, अर्थात अप्रैल 2023 तक निजी ट्रेनों के परिचालन होने की संभावना क्या हो जाएगी, प्रारंभ हो जाएगी। अर्थात उम्मीद कर रहे हैं हम लोग कि लगभग अप्रैल 2023 तक निजी ट्रेनें जो है कि ट्रैक पर आ जाएंगे। एक अनुमान के मुताबिक इससे लगभग 30,000 करोड़ रुपए का निजी निवेश रेलवे के पास आ सकता है। यह जो अब किया गया है, इसके पीछे तर्क क्या क्या है उसको समझिए। यह जो रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन मांगा गया है, अर्थात उनसे कहा गया है कि आप अपना प्रपोजल दीजिए, एक प्रकार का प्रपोजल ही है। तो इस प्रपोजल में क्या है, इस प्रपोजल के तहत जितने भी निर्माणकर्ता लोग हैं वह भारत के हैं। तो स्वाभाविक है, जो भी ट्रेन का विकास करें, रेलवे लाइन का विकास करें, जो भी उनको जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, तो यह क्या करेंगे, सभी प्रकार के उत्पादन इंडिया में ही करेंगे। तो इससे क्या होगा, जो मेक इन इंडिया का हमारा जो कॉन्सेप्ट था, उसको क्या मिलेगा, सफलता मिलेगी। मेक इन इंडिया, चूंकि चाहे आप एक कोच का ही निर्माण ले लीजिए, कोच में जो रॉ मटेरियल यूज होता है, जो सामान यूज होते हैं, पूरे सभी चीज़ों का क्या होगा, विकास होगा, और हर चीज़ मेक इन इंडिया से जुड़ पाएगी। कोचों के और उनके जो घटक हैं, घटक का मतलब होता है जो उसके इंस्ट्रूमेंट हैं, कोई भी पार्ट्स हैं, उन सब का यहाँ पे विकास होगा। तो जो मेक इन इंडिया है वह क्या होगा, ना सिर्फ जो है एडवांस होगा, बल्कि उसका दायरा बढ़ेगा, उसका जो है कि कद भी बढ़ेगा मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट का। उसके बाद कहा जा रहा है कि निजी क्षेत्र के आने से ट्रेनों की जो गति है उसमें वृद्धि होगी। अर्थात जो भारतीय ट्रेनें, आपने देखा होगा कि कुछ ट्रेनों को अगर छोड़ दिया जाए, जो सभी रूटों पे कुछ अच्छी ट्रेनें भी हैं, शताब्दी है, राजधानी है, बाकी अन्य कुछ ट्रेनें भी हैं, वो अच्छा रन करती हैं, लेकिन बावजूद इसके भारतीय ट्रेनें क्या है, कम गति से चलने वाली ट्रेन है। तो अगर निजी क्षेत्र इसमें आ जाता तो आने वाले 5 से 10 सालों में जो हमारे अधिकांश ट्रेनें हैं उनकी गति बढ़ेगी, और औसतन लगभग 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल पाएंगे। इस स्पीड पर अभी बहुत ही कम ट्रेनें क्या होती हैं, चल पाती हैं। इसके साथ ही साथ क्या होगा, जब प्राइवेट प्लेयर होंगे तो यात्रियों की सुविधाएं बढ़ेंगी। जो लोग पैसा देना चाहते हैं, अच्छी सुविधाएं लेना चाहते हैं, उनको मिल पाएंगे। सुविधाएं अच्छी होने का मतलब है कि पूरा जो आपकी सीट है, जो पूरा वहाँ का वॉशरूम है, जो सभी चीज़ें, जो भी व्यवस्था का भाग है, वो सभी क्या होंगी, अच्छी होंगी। और इस तरह से जो रेलवे का जो विकास है, जिसमें अभी रेलवे सिर्फ अपना योगदान दे रहा था, उसमें
निजी क्षेत्र भी क्या करेगा, उसको देगा। निजी क्षेत्र चूंकि प्रॉफिट के लिए काम करता है तो उसका उद्देश्य होगा कि अच्छी से अच्छी क्या करे, सर्विस दे और अधिक से अधिक लोगों को क्या करे, अट्रैक्ट करे। हमारे यहाँ लगभग अभी भी आपको पता है लगभग 13.3% लोगों को वेटिंग टिकट मिलता है, अर्थात उनका टिकट कंफर्म नहीं हो पाता। तो जब हमारे यहाँ प्राइवेट प्लेयर होंगे तो इससे क्या होगा, वेटिंग की समस्या नहीं होगी। वह अगर क्या चाहते हैं तो प्राइवेट ट्रेन से भी अपनी यात्रा कर सकते हैं। साथ ही साथ चूंकि इस समय ट्रेनों की बहुत ज़्यादा मांग है, लगभग हमें इस समय 20,000 ट्रेनों की आवश्यकता है और हम जो परिचालन कर रहे हैं वह लगभग 13,000 कुछ ट्रेनें हम कर रहे हैं। तो ऐसे में लगभग हमें 6 से 6,500 ट्रेनों की आवश्यकता है। स्वाभाविक है जब प्राइवेट सेक्टर अच्छा कार्य करेगा, अच्छा रन करेगा तो उसको इसका भाग बनाया जा सकता है। तो इससे क्या हुआ, ट्रेनों का जो डिमांड है, डिमांड के अनुसार हम ट्रेनों की संख्या बढ़ा सकेंगे। अब एक बात इसमें ये कहा जा रहा है कि इससे क्या होगा, किराया जो है कि बढ़ जाएगा, लेकिन इसमें कहा गया है कि यात्रा किराया तय करते समय जो ट्रेन संचालक हैं, जो प्राइवेट प्लेयर हैं, उनको दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला तो उनको प्रतिस्पर्धा भारतीय रेलवे से है, क्योंकि इनको अभी जो है कि जो ट्रेनों का परिचालन दिया जाएगा वो बहुत मामूली होगा। लगभग 95% से अधिक ट्रेनों का जो अभी संचालन जिस प्रकार भारतीय रेलवे कर रहा है, तो 95% से अधिक ट्रेनों का परिचालन प्राइवेट सेक्टर के आने के बाद भी कौन करेगा, रेलवे करेगा। तो स्वाभाविक है अगर प्राइवेट सेक्टर के जो रेलवे हैं या जो है कि रेलें हैं, ट्रेनें हैं, अगर वह ज़्यादा कीमत रखेंगे तो उसमें कोई नहीं जाएगा। तो उनको एक प्रतिस्पर्धा तो यहाँ से मिलेगी, दूसरी प्रतिस्पर्धा जो हमारे यहाँ का जो हवाई यात्रा है उससे भी मिलेगी, क्योंकि हवाई यात्रा को भी हम दिन प्रतिदिन क्या कर रहे हैं, कम करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे अधिक से अधिक लोग उसका लाभ लें। तो कहा जा रहा है कि यात्रा जो किराया है उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जो चिंता की एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और इसमें कहा गया है कि क्यों नहीं करेगा, क्योंकि यात्रा जो किराया होगा उसको तय करने में भी सरकार की भी उसमें भागीदारी होगी, उससे भी डिस्कशन किया जाएगा। तो इस तरह से सरकार चूंकि उसका एक भाग है, साथ ही साथ भारतीय रेलवे उसका जो है कि एक तरह से प्रतिस्पर्धा जो है कि प्रतिद्वंदी है, अर्थात दोनों को एक साथ बिजनेस करना है। और उसी के साथ साथ जो हवाई मार्ग है इनको भी इनके अनुसार अगर सोचिए एक चीज़ को कि अगर रेलवे जो प्राइवेट रेलवे है यह अगर इतना ज़्यादा किराया रखता है जो हवाई जहाज़ से ज़्यादा, तो कोई जाएगा नहीं जाएगा। तो कई प्रकार की प्रतिस्पर्धाओं के कारण इनके पास ये स्वतंत्रता नहीं है कि बहुत ज़्यादा किराया बढ़ा दें। भारतीय रेलवे ने आश्वासन दिया है कि किसी की नौकरी नहीं जाएगी, अर्थात जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं किसी को नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, बस उनके सर्विस को चेंज किया जाएगा। लेकिन ये कहने की बात है, ऐसा नहीं होगा कि नौकरी से ना निकाला जाए, दूसरी बात है। लेकिन हाँ इतना जरूर है, आने वाले समय में जो ज्वाइनिंग होने वाली थी वो ज्वाइनिंग उस प्रकार नहीं हो पाएगी जिस तरह से आपने देखा था कि 80-80 हज़ार जो है कि रेलवे की पोस्ट निकलती थी, वैकेंसी निकलती थी, ऐसा कुछ सुनने में नहीं आएगा। उसके बाद कहा जा रहा है कि जो निजी संस्थान होंगे, प्लेयर होंगे, वो रेलवे को तय ऊर्जा शुल्क, ढुलाई शुल्क और बोली प्रक्रिया के माध्यम से निर्धारित सकल राजस्व हिस्सेदारी का भुगतान रेलवे को करेंगे। अर्थात मान लीजिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर रेलवे का बनाया हुआ है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी का है या फिर माल ढुलाई का जो कार्य किया जाएगा, तो उनके लिए क्या होगा, रेलवे को जो है कि इन प्लेयर जो प्राइवेट प्लेयर हैं इनको भारतीय रेलवे को भुगतान करना होगा। और जब ये भुगतान करेंगे तो अब इनके पास एक नया सोर्स होगा आय का, और इससे क्या होगा, जो रेलवे को समय समय पर वित्त की कमी महसूस होती थी वो उसमें थोड़ा सा सहूलियत मिल सकेगी। अब देखिए संभावनाएं, पॉजिटिविटी इतनी हमने बता दी, इनके बाद कुछ चुनौतियों और समस्याओं को भी समझ लीजिए। पहली चुनौती है रेलवे के परिचालन में किसी एक प्लेयर को नहीं उतारा जाएगा और कई प्लेयर होंगे और कई प्लेयरों को अलग अलग क्षेत्र में कार्य करने का कहा जाएगा। और जब ऐसा होगा तो इनमें जो कोऑर्डिनेशन है, जो समन्वय है, उसकी समस्या देखने को मिलेगी। दक्षिण भारत के किसी मान लीजिए तमिलनाडु, कर्नाटका वाले क्षेत्र में कोई और जो है कि परिचालन कर रहा है, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश वाले क्षेत्रों में कोई और कर रहा है, उत्तर भारत के राज्यों में कोई और कर रहा है। तो इससे क्या होगा, क्योंकि ट्रेनें तो क्या है, लंबी दूरी की भी होती हैं और उसके हिसाब से एक जोन से दूसरे जोन में भी जाती हैं, तो काफ़ी जो है कि एक जटिल समस्या है। लेकिन चूंकि भारतीय रेलवे पहले से ही जोन सिस्टम के माध्यम से ट्रेनों को संचालित करता है तो कर लेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी चुनौती तो जरूर है। उसके साथ ही साथ हमारे यहाँ जो बहुत बड़ी आबादी है वो पहले से असमान व्यवहार समझती है। आपने एक चीज़ देखा होगा कि जो लोग जनरल बोगी में जाते हैं उनकी मंशा एक ही रहती है कि अगर हमारे पास भी पैसा हो
होता तो हम कम से कम जो है स्लीपर में चले जाते, और जिनके पास स्लीपर का पैसा होता वो सोचते हैं कि हमारे पास भी इतना पैसा होता कि हम एसी की सुविधा का लाभ उठा लेते। अब सोचिए कि अभी क्या है, भारतीय रेलवे में जो जनरल बोगी है उनकी संख्या तो नहीं बढ़ रही, लेकिन दूसरी तरफ एक जनरल बोगी में जहाँ पे लोग जो है कि बहुत मुश्किल से ठूसे जाते हैं, बैठ नहीं पाते, एक तरफ वो लोग यात्रा करेंगे और बगल से एक ट्रेन जैसे तेजस जैसी ट्रेनें जाएंगे जिनकी सुविधाएं क्या होंगी काफ़ी। तो देखिए पहले से असमानता है, इस असमानता को अब क्या करेंगे, रेलवे सामने सामने दिखाएगा कि देखोगे आप गरीब हो और यह अमीर हैं। तो कहीं ना कहीं यह जो इस प्रकार के जो चीज़ें होती हैं इनका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है और एक चुनौतीपूर्ण कार्य है कि आखिर इसको कैसे दूर किया जाएगा। आप कह सकते हैं कि गरीबी तो क्या है, वास्तविक हकीकत है, इसको तो नहीं बदला जा सकता, सबको एक प्रकार की सुविधाएं भी नहीं दी जा सकती, लेकिन हाँ असमानता जितनी कम दिखे उतना ही क्या होता है, असंतोष कम होता है। असमानता जितनी ज़्यादा दिखाई देगी असंतोष उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसके साथ साथ एक समस्या है जो आरक्षण है। ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस के लोगों को जो आरक्षण मिलता था वह आरक्षण क्या होगा, प्राइवेट सेक्टर तो नहीं देगा। आरक्षण ना मिलने का मतलब है कि हमने जो सामाजिक समरसता या जो सामाजिक विकासशीलता का परिचय देते हुए यह कहा कि जो विकास की प्रक्रिया में अभी पीछे छूट गए उनको हम समान धरातल पर लाएंगे, प्लेटफॉर्म पर लाएंगे, अब वो लोग नहीं आ पाएंगे। जब वह लोग नहीं आ पाएंगे तो कहीं ना कहीं जो एक सामाजिक पिछड़ापन है, जो एक अभी तक जो हमने रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट लाकर हम कोशिश कर रहे थे कि ओबीसी की 27% हिस्सेदारी हो, एससी एसटी की लगभग दोनों को मिलाकर लगभग 25% की हिस्सेदारी हो, वह पूरा नहीं हो पाएगा। और जब यह पूरा नहीं हो पाएगा तो कहीं ना कहीं इससे चुनौतियां क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी, और यह लोग रिजर्वेशन के लिए क्या करेंगे, ज़्यादा डिमांड करेंगे, और क्योंकि इनका क्या है, ये हक होता आया है। तो इस चीज़ को भी कैसे सरकार डील करेगी, एक बहुत बड़ी चुनौती है। उसके बाद जो है कि आपको एक चीज़ पता है, जो निजी क्षेत्र कार्य करता है उसका जो मोटो होता है क्या है, अच्छी सुविधा देकर मैक्सिमम क्या करना, प्रॉफिट कमाना। अब जब प्रॉफिट कमाना उसका उद्देश्य है तो आपको क्या लगता है कि जो निजी क्षेत्र हैं क्या वह उन क्षेत्रों में अपनी सुविधाएं, ट्रेनों का विकास करेंगे जिन क्षेत्रों में काफ़ी कम परिचालन होता है या जिस पर भीड़ कम है या जहां के लोग गरीब हैं, नहीं करेंगे स्वाभाविक। तो इससे क्या होगा, जो पिछड़े वाले एरिया के जो क्षेत्र हैं उनमें कभी भी जो प्राइवेट सेक्टर है वह अपनी जो है कि इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा, और हो सकता है आने वाले समय में जो अभी निजी क्षेत्र का हिस्सा है वह बढ़े, और इस तरह से जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं जहां का आर्थिक महत्व कम है वह क्षेत्र पिछड़े ही रह जाएं, क्योंकि सबसे पहले जो निजी क्षेत्र है उन ट्रैक पर, उन क्षेत्रों में रेल परिचालन प्रारंभ करेगा जहां पर उसको ज़्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट नजर आता है। तो भारतीय रेलवे का प्रयास ये था कि सभी स्थानों को रेलवे के नेटवर्क से जोड़ा जाए, जिसका जो जिम्मेदारी रेलवे की थी वह निजी क्षेत्र नहीं समझेगा, ये भी एक चुनौती है। साथ ही साथ ये भी देखा गया है कि जो निजीकरण से जो रेलवे का जो हश्र होता है, हर जगह इसके पॉजिटिव सिम्टम्स नहीं दिखाई देते। उदाहरण तौर पर अगर हम देखें, इंग्लैंड में रेलवे को निजी क्षेत्र के लिए दिया गया है, लेकिन इसको लंबे समय से मांग की जा रही है और वहां पर लगभग सहमति बन गई है कि इसको पुराने अब दोबारा जो है कि क्या हो, सरकारी क्षेत्र में लाया जाएगा। और जब सरकारी क्षेत्र में लाया जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि जो निजीकरण है वो बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं है। ये थी कुछ वैसी चीज़ें जो लिखी हुई। अब इसके अलावा एक चीज़ समझिए कि क्या आपको लगता है कि हर मुद्दे का समाधान निजीकरण है? तो मेरा इसमें कोई मत नहीं है, जो समीक्षकों का मानना है। समीक्षक यह कह रहे हैं कि जिस तरह से आपने यह देखा कि रेलवे ने अपने समय से लेकर अभी तक जब जब जो चीज़ की आवश्यकता पड़ी है, थोड़ा सा डिले जरूर हुआ है लेकिन रेलवे ने अपनाया है। तो कहा यह जा रहा है कि अगर आपको रेलवे का विकास करना है तो सिर्फ निजीकरण उसका एक समाधान नहीं है, बल्कि रेलवे के क्षेत्र में कई ऐसी नीतिगत जटिलताएं हैं। जैसे कि एक सबसे बड़ी जो जटिलता है वो रेलवे बोर्ड में किन लोगों को उसमें रखा जाए, क्योंकि रेलवे बोर्ड के अधिकारी डिसीजन मेकिंग से लेकर रेलवे की दिशा निर्धारित करते हैं, तो इनकी नियुक्ति की जो प्रक्रिया है उसमें एक विवाद। साथ ही साथ रेलवे को कैसे अधिक से अधिक लोगों के लिए उपयोगी बनाया जाए, इसके लिए कई बार ये चीज़ें सामने आती हैं। देश की जनता यह मांग करती है कि हमारे लिए सस्ती ट्रेनें हो, क्योंकि आज भी
बहुत बड़ी आबादी प्रतिदिन आय अपना का एक हिस्सा खर्च करके डेली अप डाउन करते। जितने भी बड़े शहर हैं उन शहरों में रोजगार प्राप्त करने के लिए सुबह सुबह जो EMU चलती हैं, जो लोकल ट्रेनें चलती हैं, आप देखिए उसमें लोग दूसरे जिलों से आकर बड़े शहरों में अपनी सर्विस देते हैं। आखिर इनका फिर क्या होगा? फिर आप कहेंगे चूंकि इनके लिए तो क्या है, लगभग अभी 95% ट्रेनें रेलवे ही चलाएगा। लेकिन रेलवे जब चलाएगा तो इसमें ध्यान दीजिएगा, जो प्राइवेट सेक्टर है इनकी ट्रेनों को क्या किया जाएगा, वरीयता दिया जाएगा। जब भी आपको ट्रेन लेट करना होगा तो आप क्या करेंगे, जो भारतीय रेलवे ट्रेन है उसको लेट करेंगे। आप कहेंगे कि भारतीय ट्रेनें भविष्य में लेट नहीं होंगी, लेकिन अभी हमारे पास ट्रैक का जो जाल है, नेटवर्क वो इतना मजबूत नहीं है, इतना ज़्यादा नहीं है कि हम एक साथ इतनी ट्रेनों को चला सकें। अर्थात ट्रैक की आवश्यकता कमी भी अभी हमारे यहाँ बनी हुई। उसके बाद जो है कि एक मुद्दा यह आता है कि ट्रेन में जो सुविधाएं हैं उन सुविधाओं में कई बार यह आपने देखा है कि अभी यात्री ट्रेनों के संदर्भ में जो डिसीजन लिए जा रहे हैं, क्या भविष्य में जो माल ढोने वाले, सामान ढोने वाले ट्रेनें हैं उनके संदर्भ में भी लिया जाएगा। और माल ढोने वाले अगर चीज़ों के संदर्भ में लिया जाएगा तो माल ढोने के संदर्भ में रेलवे सबसे अच्छा विकल्प माना जाता है, लेकिन आने वाले समय में क्या हो सकता है, महंगा हो सकता है। अब कल्पना कीजिए कि आप किसी क्षेत्र के हैं, व्यक्ति हैं, आपका कोई कृषि उत्पाद है, उसको कहीं दूसरे शहर में आपको ले जाके बेचना है और आपसे कोई हाईली चार्ज करे, आपको क्या लगेगा कि इसको हम बेच कर भी इसका कीमत नहीं अदा कर सकते। साथ ही साथ एक जो मुद्दा है वो ये है कि जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं बहुत प्रोफेशनल तरीके से कार्य करते हैं, और जो प्रोफेशनल तरीके से कार्य करते हैं तो आपने देखा होगा कि रेलवे में बहुत से ऐसे लोग हैं जो रेलवे के से डायरेक्ट जुड़े नहीं हैं लेकिन अपना जीवन यापन करते हैं। जैसे बहुत से लोगों को आपने देखा होगा उसमें कुछ सामान बेचते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि अकेले हैं या फिर जो है कि वह अपने उसमें सफाई करके पैसे एकत्रित करते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो आपने एक डलिया में, एक टोकरी में सामान रख के उसमें बेचते हुए देखा होगा। कई लोग उसी ट्रेन के माध्यम से क्या करते हैं, अपने सामान को शहरों तक लाकर बेचते हैं। तो कई प्रकार की जटिलताएं हैं, इसलिए समीक्षकों का कहना यह है कि थोड़ा सा निजीकरण के अलावा आप ये भी विकल्प देखिए कि आखिर रेलवे को नुकसान कहां से हो रहा है और उसके समाधान का क्या अन्य कोई विकल्प नहीं है। तो अगर उनके विकल्पों से भी काम चल सकता है तो निजीकरण ना किया जाए, ये समीक्षकों का मानना है। वहीं सरकार ने चूंकि अब ऐसा डिसीजन ले लिया है, इसका पता चलता है कि सरकार को यह लग रहा है कि निजीकरण एक अच्छा विकल्प है, इससे बहुत बड़ी मात्रा में पूंजी आएगी और उस पूंजी का यूज करके रेलवे के नेटवर्क को और दुरुस्त और उन्नत और विकसित किया जा सकता है। और जो रेलवे की पहचान पिछड़ी हुई एक रेलवे सिस्टम के रूप में है, उसको दुनिया के सर्वश्रेष्ठ रेलवे के रूप में स्थापित किया जा सकता है। आई होप आप इस पूरे मुद्दे को समझ पाए होंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। एक जानकारी जाते जाते कि आज MCQ का वीडियो आपके लिए आएगा जिसमें मल्टी चॉइस क्वेश्चन जो आजकल हम जो टॉपिक डेली करंट अफेयर्स के लेते हैं इनसे बनाए जाते हैं, आप उसको जरूर सॉल्व कीजिएगा। इससे पता चलेगा कि आखिर आपकी तैयारी सही डायरेक्शन में बढ़ रही है या फिर नहीं। थैंक यू सो मच।